पद जैसे 2003 में केवल हम 280 लोग ही सेलेक्ट हुए थे कंप्लीट, आईएएस आईपीएस और सभी सर्विसेज। तो उस समय तो और ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा टफ था। हमारे जो नेता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जनप्रतिनिधि है, उनको मार्गदर्शन करेंगे कि भाई नॉलेज आपको पास होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, नियम रूल्स पता होना चाहिए। तो इट इज़ बेटर कि एक दो चांस देना चाहिए। दूसरा, कोचिंग मुझे जरूरी नहीं लगता है कि कोचिंग आवश्यकता है। जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं तो उसका नीतिगत उसका उपयोग करना चाहिए कि ज़्यादा इम्पैक्ट उसको, ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट पड़े। क्योंकि ये सेवा पुस्तिका भेजना लेके आना, इसमें गायब होने की संभावना है, पेपर पे उसके पेजेस कट होने की संभावना होती है और वाद विवाद विवाद की स्थिति बनती रहती है। इसमें भी बहुत से है, बैंक के एग्ज़ाम्स है अलग से, स्टाफ सिलेक्शन कमी बोर्ड है, एसएसबी है, एसएससी है, कमीशन है, उसके एग्ज़ाम्स है। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में आपका। और आज अफसरनामा का जो है एक और एपिसोड लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और हमारे साथ आज हैं ज्ञानेश्वर बी पाटिल जी। और हम आपको बताएं कि जो कोष एवं लेखा विभाग जो है, यानी कि ट्रेजरी विभाग जो है, इसके कमिश्नर हैं और कई बार पहले डीएम रह चुके हैं। 2003 के आईएएस अफसर हैं। और आपको बता दें, बैतूल में, श्योपुर में, अलग अलग जगह पर डीएम रह चुके हैं, एसडीएम रह चुके हैं, बहुत जगह पर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और अभी भोपाल में जो है सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेजरी विभाग में। सर, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़। थैंक यू। सर, ट्रेजरी विभाग के पहले बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जानकारी देना चाहते हैं कि ये विभाग जो है, लोग जानते हैं इसके नाम से, लेकिन इसमें क्या होता है मुख्य रूप से, थोड़ा सा इस बारे में जानकारी। ये विभाग जनरली हम एक शासन की एक बैंक जैसे काम करते हैं। शासन की जितनी भी निधियाँ हैं उस यहाँ से ड्रॉ करना पड़ता है। जो बेनिफिशरी, जो हितग्राही है, उनको पेमेंट करने के लिए वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कार्य के डिपार्टमेंट है, अलग अलग विभाग पैसे पेमेंट जो करना है उनको, तो इसी ट्रेजरी माध्यम से ही लेखा कोषालय से माध्यम से करते हैं। हमारे हर जिले में कोषालय अधिकारी होते हैं। कोषालय अधिकारी के बाद बिल्स लगते हैं। बिल्स लगने के बाद उसका विधिवत उनके पेमेंट बैंक अकाउंट में पेमेंट किया जाता है। ये मोटा मोटा ये है। उसके बाद उसका हमारा अलग स्टैंप है, स्टैंप का पेमेंट, स्टैंप रखते हैं हम। कुछ वैल्यूएबल होते हैं, जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग रूम में रखते हैं। बाकी हम कुछ रिकॉर्ड, वैल्यूएबल गोपनीय सामग्री रखने का हमारा दायित्व है। ऐसे अलग अलग काम है, हम अलग अलग काम करते थे। मेनली हमारा बैंकिंग जैसा काम है, बैंक लॉकर्स भी है हमारे। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये एमपी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग कह सकते हैं, क्योंकि सरकार से एसोसिएटेड है और जनता से मेन रूप से एसोसिएटेड है। जनता से तो मेन रूप से है ही, इसीलिए हमने अभी अभी बहुत ज़्यादा परिवर्तन कोषालय में कर रहे हैं, किया भी चाह चुका है। जैसे आधार पेमेंट पहले कोषालय में नहीं था, अब आधार बेस्ड पेमेंट कोषालय से होता है। हितग्राही को सीधे खाते में आधार नंबर होगा तो भी उनके खाते में पैसा जाएगा। हमारे सभी सरकारी कर्मचारी का, जो शासन के जो कर्मचारी है, उनका वेतन हम मंथली करते हैं। और मंथली करने के बाद केवल मंथली पेमेंट नहीं करते हैं, हम हर महीने किसकी कौन सी तारीख में पेमेंट हो चुकी है उसका एक डैशबोर्ड बना के हम शेयर कर रहे हैं सभी डिपार्टमेंट को। तीसरा, हमने सेवा पुस्तिका जो है, पहले जो सर्विस गवर्नमेंट शासकीय कर्मचारी होंगे, शासकीय सेवक है, उनके अभी बहुत सारी शिकायतें होती है कि वो सेवा पुस्तिका पहुंचाई दी नहीं जाती थी। विदाउट सेवा पुस्तिका यदि आप, उसका एक फिक्सेशन होता है, पे फिक्सेशन होता है, सत्यापन बोलते हैं, सेवा का सत्यापन करना पड़ता है। उसके हर एक समय के लिए वो सेवा पुस्तिका भेजना पड़ता था। तो ये सब हमने अभी ई सेवा पुस्तिका के माध्यम से चालू किया है। अभी जस्ट आज ही हमने आदेश किया है कि पे फिक्सेशन के लिए अभी आना अनिवार्य नहीं है सेवा पुस्तिका, क्योंकि ये सेवा पुस्तिका भेजना लेके आना, इसमें गायब होने की संभावना है, पेपर पे उसके पेजेस कट होने की संभावना होती है और वाद विवाद की स्थिति बनती रहती है। इसलिए अभी हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमें अभी ये भी कर दिया है कि सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन वो स्कैन करके डाल सकता है अपना जो भी अधिकारी है, और उसके वो सत्यापन होगा। तो ऐसे हम अलग अलग स्कीम यूज़ करते रहते हैं। तो हितग्राही को भी हम पैसा पेमेंट करने की कोशिश करते हैं। कर्मचारियों को बिल वेतन है, उनके जो एरियर्स होंगे कुछ, उनका जो समयमान वेतनमान जो होता है, कभी कभी इंक्रीमेंट लगता है, पे फिक्सेशन होता है, 7वां वेतन आयोग आया, 8वां वेतन आ गया, 5वां 6वां आ गया था, उसका कन्वर्जन है, ये सभी हम उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से और हमारी कंट्रोलिंग हम नियंत्रण करते हुए हम इसको पेमेंट करते हैं। हाँ जी सर, इससे पहले आप कई जगह डीएम भी रहे और अलग अलग पोस्ट पर रह के आपने सर्विसेज दी, वित्तीय विभाग में भी आप रहे। तो सर, क्या लगता है, क्योंकि डीएम वगैरह एक जिले की जिम्मेदारी होती है, लेकिन यहाँ तो आप राजधानी में बैठे हैं मध्य प्रदेश की स्वयं, तो कितना मुश्किल है यहाँ पे? यहाँ पे मुश्किल था, वहाँ मुश्किल था?
नहीं नहीं, अलग देखिए, चैलेंजेस चुनौतियाँ दोनों जगह अलग अलग होती है। वहाँ बहुत स्पेसिफिक केस बाय केस प्रकरण को निराकरण करना पड़ता है एज ए डीएम, और यहाँ जनरल पॉलिसी निर्णय लेते हुए, को नीतिगत निर्णय लेते हुए हमें उसको, लोगों को ज़्यादा संख्या में उसको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, यह अंतर है। तो वहाँ सीखने के लिए बहुत मिलता है डीएम में कि भाई चैलेंजेस क्या है, चुनौतियाँ फील्ड में चुनौतियाँ क्या है। उस चुनौतियों को हमें ये करके हमें इसको यूज़ करते हुए उसका प्रैक्टिकली इस्तेमाल करते हुए हम इसमें नीति बना सकते हैं। इसलिए उसका भी महत्व है, मतलब उसी एज पे महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे आप सीनियर होते हैं तो उसका नीतिगत उसका उपयोग करना चाहिए, फिर ज़्यादा इम्पैक्ट, उसको ज़्यादा लोगों को इम्पैक्ट पड़े। केस बाय केस सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ साल के आवश्यक है। बाद में आप उसको नीतिगत नियम बनाते हुए लोगों को ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होना चाहिए, बिल्कुल। सर, राजधानी में आप बैठते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रेशर जो है गवर्नमेंट से आता है क्या? क्योंकि मेन जब राजधानी में बैठे हैं तो पूरी यहाँ पर ही नेता हैं, सीएम भी यहीं हैं, गृह मंत्री भी यहीं हैं। नहीं, दबाव तो इस तरह से दबाव नहीं होता है। एक लोक कल्याणकारी राज्य जो होता है उसमें दबाव जो होता है पॉजिटिव लोगों के काम करने के लिए होता है, ठीक है। और उसके आपने को देखना चाहिए कि कौन से नियम में है। नियम में है तो नियम में काम करना चाहिए, करना पड़ेगा। जहाँ यदि सक्षम स्वीकृतियाँ, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो होती है, यदि वो सैंक्शन दे दिया तो हमें पेमेंट करना चाहिए। यहाँ तक अपना सीमित होता है। यदि आपको नियम के नहीं है, नियम के बाहर है, तो आपको बोलना चाहिए, फ्रैंकली बताना चाहिए कि ये नियम के बाहर है, तो दबाव आने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हाँ, लेकिन यदि आप बताते नहीं हैं, आप खुद ही उसको नियम कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो दबाव झेलोगे तो आप भी परेशान रहेंगे। तो ये है, तो जनरली ऐसे दबाव कोई आते नहीं है, बस उनको बस मार्गदर्शन करने की आवश्यकता होती है। जो नेता है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है, जनप्रतिनिधि है, उनको मार्गदर्शन करेंगे कि भाई नॉलेज आपको पास होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, नियम रूल्स पता होना चाहिए, और उनको सही तरह से मार्गदर्शन करेंगे कि भाई ये यहाँ नहीं हो सकता, इस लेवल पे हो सकता है, आप इस तरह से इसको मार्क करके आप कॉम्प्यूटर इससे सैंक्शन करेंगे तो आपको इसका जो भी है मार्ग आपको निकल सकता है। तो लोग सही हो जाएंगे। यदि आप मार्ग भी नहीं बताएंगे और कुछ नहीं करेंगे तो दे फील थोड़ा अकवर्ड फील करते हैं। सर, अभी के समय में आपने देखा होगा कि आईएएस की, आईपीएस की कोचिंग्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। आपके समय में सर मुझे नहीं लगता कि इतनी कोचिंग की भरमार होगी जितनी इस समय पर है। लोग कोचिंग्स जा रहे हैं और जो है आईएएस जो जो बन जाते हैं उनके टॉप रैंकर्स की फोटो होर्डिंग्स हर जगह देखने को मिल जाती हैं। तो क्या सर कोचिंग्स ही एक तरीका है कि जिससे लोग पढ़ सकते हैं? जो गरीब परिवार हैं उसमें काफ़ी लोग सपने देखते हैं और काफ़ी लोग आज भी निकलते हैं। आपके समय में भी कोचिंग नहीं थी, तो सर जो बच्चे अभी काफ़ी कंफ्यूज हैं, उन्हें कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, उनको क्या आप सलाह देंगे? क्या अभी टफ हुआ है सिलेबस की इन्हें कोचिंग लेना ऐसा पड़े? कुछ नहीं है। हमारे समय तो बहुत सब पद, जैसे 2003 में केवल हम 280 लोग ही सेलेक्ट हुए थे कंप्लीट, आईएएस आईपीएस और सभी सर्विसेज। तो उस समय तो और ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा टफ था हमारे समय में, कंपटीशन बहुत था। अभी तो ज़्यादा पोस्ट भी बढ़ रही है, लेकिन कोचिंग ये इसेंशियल नहीं है। आपको यह है कि कोचिंग से आप कितने, कोचिंग से 1 लाख लोगों को ओनली 1% आप पास होते हैं। बाकी 99% का पेमेंट जो पैसा है अनावश्यक वो वेस्ट हो रहा है। और अनावश्यक हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स है, ये इतना क्वालिटी टैलेंट है हमारे मानव आदि संसाधन में, वो वेस्ट जा रहा है। 5-5 साल 7-7 साल यदि आप इसी सर्विस के लिए तैयारी करेंगे, लगे रहोगे, तो ये हमारे देश की संपत्ति है, मानव संपत्ति, उसको वेस्टेज है। तो ये होना नहीं चाहिए। ये करने से क्या होता है, अनावश्यक वेस्ट नहीं जाए एनर्जी। तो ये कोचिंग की वजह से और इसके वजह से संभावना रहती है कि लोग आप रिपीट कर रहे हैं, बैठे रहे, कंटिन्यू एफर्ट कर रहे हैं, बाद में कुछ लोगों को, बहुत से लोगों को होता नहीं है एग्ज़ाम में, तो अब बाद में और फ्रस्ट्रेट भी होते हैं। तो इट इज़ बेटर कि एक दो चांस देना चाहिए। दूसरा, कोचिंग मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि कोचिंग आवश्यकता है, लेकिन ये आवश्यक ज़रूर है कि आपको क्लैरिटी ऑफ थॉट होना चाहिए, मैं क्यों आ रहा हूँ इसमें। यदि आपको पता हो कि मैं किस लिए आता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका जो इथिकल, आपके इथिक्स के पेपर हो, एग्ज़ाम हो, जनरल स्टडीज़ हो, या आप बाकी पेपर, आपके जो ऑप्शनल पेपर हो, ये सभी आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि उसका उद्देश्य ही पेपर का डिज़ाइन जो होता है कि आपका वो हर एक जगह चेक किया जाता है कि भाई उद्देश्य आपका क्या है नेमका। तो हर प्रश्न में आपका वो उस एंगल जो है वो वेलफेयर स्टेट है, लोगों के कल्याणकारी राज्य है, लोगों का मदद करना है, लोगों को इम्प्रूव करना है, देश को प्रगति लेके आना है, यही है। तो अल्टीमेटली आपका उद्देश्य ये हो जाएगा तो बहुत जल्दी आप सेलेक्ट हो जाएंगे बिना कोचिंग के भी। हाँ, कुछ किताबें की आवश्यकता होगी, इसेंशियल किताब है, बुक्स है, ठीक है, तो आप कर लेना पड़ेगा, सिलेबस है, कुछ एक ओरिएंटेशन होना चाहिए।
लेकिन बहुत कोचिंग हार्ड वर्क, एक हो सकता है कि एक दो सब्जेक्ट की भी लगा सकते हैं, लेकिन ले सकते हैं, लेकिन दिस डजंट मीन कि आप हर एक सब्जेक्ट की लेके करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि लेकिन है, ये प्रॉब्लम तो है, बहुत से कोचिंग क्लासेस खुल गए हैं और एडवर्टाइज करते रहते हैं, लेकिन इसीलिए मैं उस पक्ष में नहीं हूँ कि ऐसा करना। एडवर्टाइज करने से क्या होता है कि एक दो लोगों का एडवर्टाइज करते रहते, उससे वो फायदा लगे लाखों रुपए करोड़ रुपए कमा रहे हैं, बहुत से लोग असफल हो रहे हैं ज़िंदगी में। तो ये नहीं होना चाहिए, मेरा कहना है कि इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ना चाहिए। सर कुछ मिथ्स हैं जो बच्चों में काफ़ी हैं, मतलब जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें काफ़ी हैं। कुछ बुकवर्म बन जाते हैं, मतलब उनको लगता है कि जब तक बुकवर्म नहीं बनेंगे तब तक आईएएस नहीं निकलेगा। कुछ लोगों को ये लगता है कि आईएएस के अलावा कुछ है ही नहीं, चूंकि सबसे बड़ा एग्जाम है उसको हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग आपने देखा होगा सुसाइडल हो जाते हैं, काफ़ी जो है परेशान हो जाते हैं। उन लोगों को सर क्या राय देना चाहेंगे? मेरा कहना है कि आपको एग्ज़ाम जो देते हैं, तो एक तो आपको बैकअप प्लान भी रखना चाहिए। इसके लिए बहुत से एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम देना चाहिए, केवल यूपीएससी में एक निर्भर नहीं रहना चाहिए। यूपीएससी में भी बहुत से है, बैंक के एग्ज़ाम्स है अलग से, स्टाफ सिलेक्शन कमी बोर्ड है, एसएसबी है, एसएससी है, कमीशन है, उसके एग्ज़ाम्स है, वो भी देना चाहिए। बैकअप में आपका प्लान ए प्लान भी होना चाहिए, पीएससी देना चाहिए। और आपको हर एक एग्ज़ाम की नस पकड़ने में आना चाहिए, उसके क्या है, उसके कैसे उसका एग्ज़ाम है, तो उसी एग्ज़ाम से तैयारी करेंगे आप लोग, तो ये फ्रस्ट्रेशन आने की संभावना कम है। लास्ट में यही बोलना चाहते हैं कि पहले तो आप पहले देख लीजिए कि सही में आपको इस आने के सर्विस आकर कुछ आपको बदलाव लाना चाहते हैं तो आना चाहिए। यदि आप केवल वो मेरी खुद मेरे को नहीं, मैं मेरे हाँ सोसाइटल प्रेशर हो, या मुझे पैशन भी नहीं है उसका, उस तरह से मैं काम कर रहा हूँ अनावश्यक, या सोसाइटल प्रेशर छोड़ के मैं वो एक मेरा ओनली मटेरियलिस्टिक देखने के लिए मैं आ रहा हूँ, इस उद्देश्य से आना है तो आप मत आइए। नहीं तो आप कहीं भी संभावना यही है कि आप कहीं तो कोई कौन से भी स्टेज में फेल होने की संभावना है। आपका एकदम ड्राइव मोटिव हो कि एक होना चाहिए कि मैं क्यों आ रहा हूँ, तो आप सब जरूर बन जाओगे। यदि आपको ड्राइव ही नहीं है, केवल वो बोल रहे सोसाइटल प्रेशर हो, या खुद का प्रेशर भी नहीं है कि वो एक दूसरा एक एंगल जा रहा है, बहुत गाड़ी घूमते हैं, या इजी बहुत ज़िंदगी मज़े की ज़िंदगी है, इस टाइप का हो तो बहुत मुश्किल है कि टफ एग्ज़ाम निकालना भी। चलिए ठीक है, लास्ट में कुछ यंग एस्पिरेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा कहना है कि आप ज़रूर जिसको एस्पिरेंट्स है, जिनको जाना चाहते हैं, एक दो अटेम्प्ट दे के प्रयास करना चाहिए, लेकिन तैयारी करते समय कम्प्लीटली तैयारी करिए, सिलेबस देख के व्यवस्थित ठीक ठाक एक साल तैयारी करके दे दीजिए एग्ज़ाम। और यदि एक साल एक दो अटेम्प्ट में नहीं होता है तो दूसरे ऑप्शंस में अपना रखिए और आप दूसरे ऑप्शन में काम करिए, क्योंकि ये यूथ जो है, जो एनर्जी है, इतने साल वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेस्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि देश में अभी बहुत से ऑप्शंस है, बहुत विकल्प खुले हैं। और भी विकल्प आएंगे धीरे धीरे। अभी हमारे देश में बहुत ज़्यादा वेलफेयर स्टेट में कारण सभी को चुनौती अपॉर्चुनिटी अवसर बहुत मिल रहे हैं। जरूरी नहीं कि इसी से हम लोगों का कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा। ऑफिसर्स में नहीं होंगे तो बाहर भी दूसरे काम में एक उद्योगपति भी हो जाएंगे तो भी फायदा है, किसी काम में कंपनी में काम करोगे तो भी पैसा ही मिलेगा, और देश का कल्याण है, उसमें भी ग्रोथ है, देश का कल्याण है। कहीं ना कहीं से मतलब और भी रूट्स हैं जिससे आप जा सकते हैं। आप जा सकते हैं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उतनी सेवा महत्वपूर्ण है, वो भी देश के लिए ही कल्याणी है, देश के लिए आप प्रगति के लिए साधक होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि एक दो साल यदि आपको सही में जेन्यून है, ड्राइव है तो आइए, नहीं तो केवल जॉब सिक्योरिटी और ये इसके चक्कर में मत पड़िए। आप जो आपका पैशन है वो करिए ज़िंदगी में, तो आप सफल होंगे, आनंदी रहेंगे, यही है। चलिए, हमारे साथ आज मौजूद थे काफ़ी सीनियर आईएएस ऑफिसर, 2003 बैच के जो है आईएएस ऑफिसर हैं ज्ञानेश्वर बी पाटिल जी, और अभी आपको बता दें कि ट्रेजरी विभाग जो है वहाँ पर कमिश्नर हैं, भोपाल के पर्यावास में इनका ऑफिस है, और यहाँ पर हम इनसे मुलाकात करने आए और यंग एस्पिरेंट्स के लिए हमने काफ़ी सवाल पूछे कि उनको क्या लगता है कि कैसे जो है वो अचीव कर सकते हैं सक्सेस। जो यंग एस्पिरेंट्स हैं उनके इतने जो मिथ्स हैं उनको भी ब्रेक करने का कहीं ना कहीं कोशिश की है। लेकिन और जो यंग एस्पिरेंट्स हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें देख रहे हैं, जो सवाल करना चाहते हैं, कुछ और सवाल हमारे आईएएस ऑफिसर्स से पूछना चाहते हैं, तो आपको पता है हम अफसरनामा का जो प्लेलिस्ट है आपके लिए लाए हैं। ऐसे ही और आईएएस अफसरों से आपको रूबरू कराएंगे, आईपीएस अफसरों से आपको रूबरू कराएंगे। आपका क्या सोचना है इस खास प्लेलिस्ट के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञानेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात। कैमरामैन नेत्राम पटेल के साथ साक्षी राय।